हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। और आज हम अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका फर्स्ट लेक्चर था हमारा एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, दैट इज़ एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। पूरा हम इसकी ब्रिटिश हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या चेंजेस आए, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरी सोसाइटी पर। जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंग्लो नॉर्मन हमारी जो एज है, ठीक है, दिस इज एंग्लो नॉर्मन एज, ये हमारी स्टार्ट कब से होती है। तो आपको अलग अलग बुक्स में, ठीक है, इसके अलग अलग आपको ईयर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी एक फिक्स ईयर नहीं है। फिक्स ईयर हमारे इसकी बिगनिंग है हमारे पास, दैट इज 1066 एडी। ठीक है, ये क्यों है, ये हमारा अभी हम डिस्कस करेंगे क्या था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। पर एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ये ईयर हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि इससे हमारी बिगनिंग होती है एंग्लो नॉर्मन एज की। तो इस 1066 एडी से हमारी एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसको कहीं पर आपको मिलेगा 1340 एडी, इसकी एंडिंग। कहीं पर आपको मिलेगी 1350 एडी। ठीक है, प्रिसाइजली कहीं मिलेगा आपको 1342, 1343। ठीक है, और अगर हम पूरा इसको एक कवर करें, ठीक है, तो एक आपको ये भी मिल सकता है 1066 एडी टू 1400 एडी। अब ये अलग अलग हमारे जो ईयर्स आ रहे हैं, ये आ क्यों रहे हैं, ये हर बुक में अलग अलग मेंशन क्यों है, इसका रीज़न ये है कि अगर हम बात करें कंप्लीट एज की, ठीक है, लेट्स से कि 1066 एडी से हमारी स्टार्ट होती है एंड ये हमारा 1400 एडी। सो इन मिडल ऑफ दिस कहीं पर हमारी आती है एज ऑफ चौसर। ठीक है, चौसर जो हमारे जॉफ्री चौसर, नेक्स्ट हम जो एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे उसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। ठीक है, तो चौसर का बोर्न हुआ था समवेयर, ये हम श्योर नहीं है कि किस ईयर में हुआ था। कहीं पे इट इज मेंशन 340 एडी, कहीं पर इट इज मेंशन 342 एडी एंड कहीं पर इट इज मेंशन 343 एडी। ठीक है, तो इन्हीं ईयर्स की वजह से, ठीक है, आपको हर बुक में अलग अलग ईयर इसका मिल सकता है। तो अगर हम इसको कंप्लीट लेके चलें तो दैट इज कि 1066 एडी से 1400 एडी, एंड यहाँ हम अगर बीच में मान लें 1340 एडी में आपकी एज ऑफ चौसर भी इसी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको मान के चलते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1066 एडी से 1340 एडी तक हमारी एंग्लो नॉर्मन एज है, राइट। और 1340 एडी से 1400 तक क्या है हमारी एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो अभी हम ये जो मान रहे हैं दैट इज 1066 एडी टू 1340 एडी। क्लियर? So Anglo-Norman literature flourished in England after the Norman conquest in 1066. अब ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? ठीक है, ब्रिटेन हमारा ये एक पार्ट था जिसकी लिटरेरी हिस्ट्री हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रेंच किंग थे, क्या नाम था उनका? विलियम। ठीक है, विलियम कौन थे? ही वॉज ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। नॉर्मेंडी एक एरिया है हमारा फ्रांस में, ये वहां के ड्यूक थे। ये ब्रिटेन पर अटैक करते हैं 1066 एडी में। ठीक है, उस टाइम पर ब्रिटेन को कौन रूल कर रहा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये की फैक्टर आपको नोट करके रखना है, दैट इज किंग हेरोल्ड। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को और क्या कहा जाता है ये भी आपको भूलना नहीं है कि क्योंकि कई बार जो क्रोनोलॉजी के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनमें कोई बैटल आपको दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा आ सकता है, तो हमें याद रखना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो इसका एक कॉमन नेम है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको बोला जाता है
बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इज इट क्लियर? 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हम उसको बोलते हैं। किसने अटैक किया था? विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जो एक फ्रांस का एक एरिया है, ठीक है, वहां के ड्यूक थे। इसीलिए इस बैटल की वजह से इनको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विलियम द कॉन्करर, ठीक है। तो विलियम द कॉन्करर जो नॉर्मैंडी के ड्यूक थे, वो अटैक करते हैं ब्रिटेन पे। उस टाइम यहां पर कौन किंग था? ठीक है, ही वॉज किंग हैरोल्ड। गॉट इट? ठीक है। अब ये तो हो गया कि ये हमारी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हो गई, ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। इसका इम्पैक्ट अब हम देखते हैं कि हमारे जो वहां का एंग्लो सेक्सन एज उस टाइम तक चल रही थी। तो अब जब नॉर्मन्स, नॉर्मैंडी जो एरिया था, वहां से जो लोग आए उनको क्या बोला गया? नॉर्मन्स, ठीक है। नॉर्मन्स जब यहां पर ब्रिटेन में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ एंगल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा पार्ट रूल कर रही थी, ठीक है, वो कौन थे? एंगल्स थे। एंगल्स और नॉर्मन्स, इस वजह से दिस एज इज कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन्स। गॉट इट? ठीक है। अब हम देखेंगे इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। नॉर्मन्स हमारे आ गए हैं फ्रांस से, ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन पे अटैक कर दिया है, ठीक है, अब उन्होंने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज़ का हमारी पूरी ब्रिटिश सोसाइटी पर कल्चरली, ठीक है, जो हमारे वहाँ पे लिटररी, सोशली, ठीक है, वो क्या क्या उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट and its impact, battle of Hastings, ठीक है। The Norman conquest begin with the decisive battle of Hastings in 1066 AD, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। Political and social upheaval. The Norman conquest led to significant changes in the political and social structure of England. ये अभी वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, ठीक है। Cultural exchange. The conquest fostered cultural exchange between Norman and Anglo-Saxon societies. ये तो होता ही है, कोई भी अगर जैसे जब इंडिया पर, ठीक है, ब्रिटिश जो हमारे रूलर्स थे उन्होंने अटैक किया था, ठीक है, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में भी देखा जाता है, आज तक भी देखा जाता है सेम, ठीक है, कि नॉर्मन्स ने जब एंग्लो सैक्सन जो हमारी सोसाइटी थी उस पर जब अटैक किया तो उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज तो होगा ही, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज, आर्ट एंड लिटरेचर, सेम आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब कल्चरल एक्सचेंज हमारा होता है, जब कोई भी अटैक करके रूल करना शुरू करता है। नेक्स्ट इज राइज ऑफ एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। ये हमने इसमें पढ़ा कि हमारी लैंग्वेज को, आर्ट को और लिटरेचर को ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो हमारा दिखेगा कहाँ वो इम्पैक्ट, ठीक है, जो उस सोसाइटी में, उस एंग्लो नॉर्मन एज में जो भी हमें हमारा लिटरेचर प्रोड्यूस होगा उसमें हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से इसने इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें चलें, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल चेंजेस की, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया था। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंजेस इन इंग्लैंड। क्या वो है हमारे सिग्निफिकेंट चेंजेस? स्टेब्लिशिंग अ न्यू रूलिंग क्लास एंड अ फ्यूडल सिस्टम। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, एक फ्यूडल सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जो पहले, ठीक है, एंग्लो सेक्सन जो हमारी सोसाइटी थी उसमें नहीं वर्क करता था। यहाँ पर सबसे मेजर ये याद रखना है, ये आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये लैंग्वेज डिफिकल्ट करके ये पॉइंट आपका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि नेट में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं, उनकी लैंग्वेज को इतना घुमा के पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमें की पॉइंटर्स हमारे याद रखने हैं, दैट इज कि जब एंग्लो नॉर्मन्स जो एज थी उसमें हमारा फ्यूडल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। फ्यूडल सिस्टम था क्या, ठीक है, ये शायद इतना क्लियर नहीं है। सबसे जो बेस लेवल पे हमारे लोग होते थे देवर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेजेंट्स, ठीक है। पेजेंट्स कौन लोग थे? जिनके पास कोई लैंड नहीं थी, ठीक है। पेजेंट्स वर्क द लैंड्स ऑफ द बैरोन्स एंड द नाइट्स।
ये सबसे इस पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे बेस लेवल पर हमारे पेजेंट्स आते हैं। उनके पास वो खुद की कोई लैंड ओन नहीं करते थे, जो नाइट्स की हमारी लैंड होती थी, जो बैरन्स की लैंड होती थी, वो उनके लिए काम करते थे। इनकी लॉयल्टी किसके टुवर्ड्स थी? ये आ गए नाइट्स हमारे, ठीक है। इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइट्स, नाइट्स और एन ऑथ टू देयर बैरन एंड टू द फाइट फॉर द किंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, इससे जो ऊपर का ये हमारा है, इसमें आता है हमारे नाइट्स। नाइट्स क्या था? नाइट्स जो इनसे अपर स्ट्रक्चर में है, दीज आर बैरन्स, ठीक है। बैरन्स और एन ऑड टू द एलिजेंस टू देयर किंग, ठीक है। तो इनकी लॉयल्टी किसके टुवर्ड्स थी? किंग, ठीक है। समझ में आया कि सबसे नीचे हमारे पीजेंट्स होते थे, इनकी लॉयल्टी नाइट्स के टुवर्ड्स थी, ठीक है। फिर नाइट्स होते थे, नाइट्स किसके अंडर? ठीक है, बैरोन्स के अंदर। नाइट्स की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस की गई है कि उन नाइट्स और एन ओथ टू देयर बैरन एंड टू फाइट फॉर द किंग। नाइट्स का क्या काम होता था कि वो किंग के लिए फाइट करते थे, और उनकी लॉयल्टी जो बैरन हमारे होते थे, ठीक है, उनके लिए होती थी, ठीक है। और बैरन की लॉयल्टी किंग के लिए होती थी। तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर बैक देन, ठीक है। यहाँ अगर हम आए, ऑल दो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज सब्जेक्ट्स ही डेलीगेटेड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ लैंड, ठीक है। किंग हर चीज के लिए हमारे किंग रिस्पॉन्सिबल थे, बट स्टिल, ठीक है, कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उन्होंने बैरन्स को दे देते थे वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है, लैंड हमारी किंग ने बैरन्स को दे दी। बैरन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्स एंड ट्रांसफर्ड लैंड टू देम। होता क्या था कि नाइट ने कोई अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, कोई वॉर था उसमें उन्होंने, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, तो बैरन्स क्या करते थे कि नाइट्स को लैंड दे देते थे, ठीक है। अब नाइट्स का क्या रोल आता है? नाइट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीजेंट्स एंड अलाउड देम टू देयर लैंड। नाइट्स क्या करते थे? अपनी लैंड, क्योंकि नाइट्स का तो फाइट करने का काम है, ठीक है, वो खुद तो वहाँ पे लैंड पे जाके काम करेंगे नहीं, तो वो अपनी जो लैंड होते थे वो किसको दे देते थे? पेजेंट्स को, वर्क करने के लिए, ठीक है। इसका आगे हम देखेंगे, इस पूरे जो ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टैक्स की आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से पीजेंट्स रिवोल्ट जो हमारा होता है वो एज ऑफ चौसर में हम उसकी बिगनिंग में उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि पेजेंट्स, देन नाइट्स, देन बैरन्स एंड द अल्टीमेट किंग, ठीक है। अच्छा, ऊपर इसमें एक और पॉइंटर मेंशन है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। विलियम द कॉन्करर इंट्रोड्यूस द फ्यूडल सिस्टम एज अ वे ऑफ इंश्योरिंग लॉयल्टी, ठीक है। His grip on power was ensured by giving away lands and passing on responsibility to his subjects, ठीक है। It was, ये बहुत एक सोच समझ के ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है। तो ये वे ऑफ इंश्योरिंग लॉयल्टी की, जो हमारे ये बैरन्स हैं ये किंग के टुवर्ड्स लॉयल रहे, ठीक है। जो नाइट्स हैं वो बैरन्स के टुवर्ड्स लॉयल रहे, और जो पीजेंट्स हैं वो नाइट्स के टुवर्ड्स हमारे लॉयल रहे, ठीक है। तो ये पूरा जो लैंड, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटेन एक एग्रीकल्चर वॉज द मेन प्रोफेशन यू कैन से, ठीक है। तो लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है उस सोसाइटी का। तो इन्होंने लैंड यूज करके लॉयल्टी लोगों की अपने टुवर्ड्स रखी ताकि वो आराम से रूल कर सके, ठीक है, और लोगों की लॉयल्टी उनके टुवर्ड्स हो, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा पॉलिटिकली हमारे क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। एंड आई होप इस इमेज से वो एक पिक्चर मेमोरी दिमाग में क्लियर रहेगी कि आगे कोई भी अगर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स करके भी कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमारा पार्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं कि सोशल क्या इम्पैक्ट्स पड़े। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट रिजल्टेड इन अ शिफ्ट इन सोशल स्ट्रक्चर्स विद द एंग्लो सैक्सन एरिस्टोक्रेसी बीइंग लार्जली रिप्लेस्ड बाय नोबिलिटी, ठीक है, नॉर्मन नोबिलिटी, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो नाइट का कल्चर है, ठीक है, ये आगे अभी हम लिटरेचर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे
ये चीज़ कहाँ रिप्रेजेंट करती है ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि सोशली कैसे इम्पैक्ट है। बट एक नाइट कल्चर, एक नोबल मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोबल मैन का एक कल्चर, ठीक है, वो यहाँ पर सोशली इंट्रोड्यूस हो गया था, जो पहले नहीं था, क्योंकि देवर काइंड ऑफ बारबेरिक ट्राइब्स, ठीक है, उनका उनको उनकी सोसाइटी नहीं थी, जो उनको आता था दैट वाज फाइट, ठीक है, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। उससे पहले रोमन्स, जो हमारा ब्रिटेन था, उसको रोमन, एंग्लो सेक्सन से पहले उसको रोमन्स रूल कर रहे थे, ठीक है, तो उन वो कल्चरली इतने एडवांस नहीं थे वो लोग, ठीक है, तो जो एंग्लो सेक्सन्स जो हमारे इनहेबिटेंट्स थे ओरिजिनली ब्रिटेन के, दे वर नॉट कल्चरली एडवांस्ड, ठीक है, तो ये जो नोबल मैन का कल्चर है, ठीक है, ये हमारे जब ये नॉर्मन्स का अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद कल्चरली वो लोग एडवांस होना शुरू हुए। उसका इम्पैक्ट हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, क्या पड़ता है। तो ये जो एक नोबल मैन, ठीक है, मैनरिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें थी, ये इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटेन में नॉर्मन्स थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स. The Normans brought about economic changes, including the introduction of new agriculture practices and the development of ट्रेड नेटवर्क्स, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे रूल करना शुरू किया, तो अब उनको इकोनॉमिकली अपने आप को एडवांस करना है, तो उन्होंने कुछ कुछ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिकली भी क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा, तो उन्होंने नई नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खैर इसका इम्पैक्ट हमें आगे जाके दिखेगा, जो मैं बता रही हूँ टैक्स सिस्टम, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, डिस्कस कर पाएंगे। तो ये जो न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है ना, ये टैक्स सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि इकोनॉमिकली उन्होंने क्या किया, टैक्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया, उससे पहले ये नहीं था प्रैक्टिस में, ठीक है। तो ये आई होप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकली, ठीक है, सोशली जो हमारे नोबलमैन का कल्चर, एंड देन एग्रीकल्चरल कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने अपने फेवर में स्टार्ट कर दी, और ये हमारा पूरा सोसाइटी हमारी इन पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट्स इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, 2 बार एंड हो गया है, ठीक है, ये काट देते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच, ठीक है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरियस वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम नॉर्मन फ्रेंच, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि उनकी लैंग्वेज बहुत रूडिमेंट्री थी, ठीक है, उनका कोई प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं था जो वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है, सोशली वो इतने एडवांस नहीं थे, कल्चरली वो इतने एडवांस नहीं थे, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज भी वैसी थी, ठीक है, जो उतनी एडवांस नहीं थी, बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, हमें लैंग्वेज देखने को मिली है। तो लैंग्वेज पे कहाँ से इम्पैक्ट पड़ता है, नॉर्मन्स जब हमारे आते हैं, ठीक है, देवर कल्चरली एडवांस्ड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एंग्लो सेक्सन्स जो हमारे लोग थे उनसे, ठीक है, तो वहाँ की लैंग्वेज भी हमारी उससे बेटर थी, ठीक है, वहाँ कल्चर भी वहाँ का बेटर था, तो अब वो लोग वहाँ से यहाँ आए हैं, तो वो अपना कल्चर साथ में लेके आए हैं, और जिसका इम्पैक्ट हमें लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे वर्ड्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो नॉर्मन जो फ्रेंच थी। अच्छा, नॉर्मन फ्रेंच क्या है, जो यहाँ पर पे पहले जो एंग्लो सेक्सन्स थे, ठीक है, नॉर्मन्स का अटैक हुआ, ठीक है, नॉर्मन्स कहाँ से थे, नॉर्मैंडी, तो जो फ्रेंच थी उसका जो नॉर्मैंडी एरिया का जो डायलेक्ट था उस पर्टिकुलर एरिया का, दैट वाज नॉर्मन फ्रेंच, ठीक है, तो जो हमारे एंग्लो सेक्सन जो ब्रिटेन है हमारा, उस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सिर्फ नॉर्मन फ्रेंच का पड़ता है, ठीक है, ना कि हमारी ओरिजिनल जो हमारी फ्रेंच है, या ओरिजिनल फ्रेंच भी, इट वाज लाइक दैट पर्टिकुलर डायलेक्ट ओनली, ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्रिटेन पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वर्ड्स हमारे इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि मैंने फिर पहली क्लास में बताया था, बताओ मुझे जवाब दो कि एंग्लो सेक्सन में जब हम कोई भी पोइट्री अगर लिखते थे, क्या उसमें फॉर्म हमारी यूज की जाती थी, हाँ, इट वाज एलिटरेशन, ठीक है।
ये भी पॉइंट हमारा याद रखने का, ये भूलना नहीं है कि एंग्लो सैक्सन एज में एलिट्रेशन जो हमारी फॉर्म है उसका यूज होता था, लेकिन जब हम नॉर्मन्स के इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है, वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ, राइमिंग कपलेट्स। ये नोट करके रखना है, ठीक है। राइमिंग कपलेट सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुए थे, जब नॉर्मन्स ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया, ठीक है। उससे पहले सिर्फ आपने सारी जो वर्क्स भी देखे होंगे एंग्लो सैक्सन एज के जो हमने डिस्कस किए हैं, उसमें एलिट्रेशन जो हमारी फॉर्म थी वो यूज़ की जा रही थी, बट अभी हम आगे देखेंगे तो राइमिंग कपलेट्स एंग्लो नॉर्मन्स ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और ये भी अब यहाँ ब्रिटेन में प्रैक्टिस होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है राइज ऑफ न्यू लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर emerged as a unique literary tradition combining elements of Norman French and English literature. Fine. Next is development of literary forms. Anglo-Norman literature saw the development of new literary forms such as romance and epic poetry. ठीक है, अभी यहाँ आते हैं। I need a page. ठीक है, सबसे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज ये हमारा पूरा एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एंग्लो सैक्सन एज में हमें किस किस टाइप का लिटरेचर मिला है, दैट वाज एपिक पोएट्री, हीरोइक, ठीक है, दैट वाज हमारे लिरिकल एलिजीज एंड रिलीजियस, ठीक है। सेम अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हमें 4 टाइप का लिटरेचर यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट इज रोमांसेस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि वो होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्युलर लिटरेचर, ठीक है। एंड जो ये अलग से नहीं है, इसमें जो अभी हमने बात की, ठीक है, इपिक पोएट्री भी अगर हम बात करें, ठीक है, वो भी इससे कहीं ना कहीं मिलता हुआ है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज, वो इसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज, अभी ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। एंड ये इसी का पार्ट लिख लेते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा रिलीजियस तो हमेशा रहा ही है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है रोमांसेस, हमने जो अभी भी डिस्कस किया कि रोमांसेस और इपिक पोएट्री का ट्रेंड बढ़ गया था। रोमांसेस क्या था, रोमांसेस वर लाइक कोई नाइट है, ठीक है, वो फाइट करने गया है, उनके वहाँ के एडवेंचर, ठीक है, किस किस तरीके से उन्होंने फाइट किया है, फिर वहाँ उनकी एक डेमसेल इन डिस्ट्रेस फिगर है, ठीक है, एक फीमेल फिगर, ठीक है, जो उनका वेट कर रही है काइंड ऑफ, ठीक है, कि हाँ वो फाइट करके आएंगे, लास्ट में उनका मिलना, ठीक है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, नाइट वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, शी इज़ वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, लास्ट में जाके वो मिल जाते हैं आपस में। दीज आर द रोमांसेस, ठीक है। रोमांसेस का ट्रेंड हमने देखा है एंग्लो सैक्सन एज में, हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। रोमांसेस का ट्रेंड यहाँ पर जो लेके आए, ठीक है, दिस वर एंग्लो नॉर्मन्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करते हैं एंग्लो नॉर्मन हमारे लिटरेचर में, दीज आर रोमांसेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्रीज, ठीक है, या अभी हम ब्रूट्स, ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्रीज में जो पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है, वो लिखी गई, उसमें किंग आर्थर का भी मेंशन है, चार्ल्स द ग्रेट जो हमारे हैं उनका भी मेंशन है। आगे हम देखेंगे कि किस किस रूट में किस किस किंग का मेंशन है और उसमें क्या क्या हिस्ट्री हमारी एक जगह लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं सेक्युलर लिटरेचर पे, ठीक है। पहले सिर्फ रिलीजियस जो लिटरेचर था वो ट्रेंड में था, फिर जब रिलीजन का इम्पैक्ट हमेशा इतना बड़ा रहा है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से वो रिलीजियस से हटके सेक्युलर हो जाता है, ठीक है, तो वो अभी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज इवोल्यूशन की, ठीक है। 1300 से पहले नो स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं एग्जिस्ट करती थी। हमने जब मैप में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि वेस्ट
इंग्लैंड डायलेक्ट था, ठीक है, मिडिल इंग्लैंड डायलेक्ट था, जो मर्शिया वाला हमारा एरिया था उसमें जो डायलेक्ट बोला जा रहा था दैट वाज मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर एरिया के कुछ कुछ डायलेक्ट्स थे इंग्लिश के जो यूज़ किए जा रहे थे, बट कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश तभी तक फॉर्म नहीं हुई थी, ठीक है। 3 डायलेक्ट्स वर डेवलप्ड, ठीक है। इसमें 3 मेन हमारे जो डायलेक्ट्स आए हैं, दीज वर लंदन डायलेक्ट, ठीक है, जिसमें आगे हम देखेंगे जॉफ्री चौसर जो हमारे हैं, ठीक है, वो सेम उसी डायलेक्ट में लिखा करते थे। नेक्स्ट इज वॉर्सेशायर, ठीक है, डायलेक्ट दैट इज जिसमें लैंगलैंड हमारे लिखा करते थे। एंड नेक्स्ट इज स्टैफोर्ड बॉर्डर इंग्लिश, ठीक है, जो ग्वेन पॉइंट हम अभी पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो इस डायलेक्ट में लिखा करते थे। तो ये 3 हमारे मेजर डायलेक्ट थे, ठीक है, जो इस टाइम पर यूज हो रहे थे। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन दो जितना मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन आया भी है कि चौसर किस डायलेक्ट में लिखते थे, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, बट बेसिक वो पूछना यही जा रहे थे। तो लंदन डायलेक्ट जो था उसमें हमारे चौसर लिखते थे, लैंगलैंड, ठीक है, एंड स्टैनफोर्ड बॉर्डर इंग्लिश, ग्वेन पॉइंट, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से डायलेक्ट उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। अच्छा, मैंने एंग्लो सेक्सन एज में भी ये बताया था, एंग्लो सेक्सन एज का जो हमारा लिटरेचर है वो हमें कौन से डायलेक्ट में देखने को मिलता है? हाँ, मैंने मैप में यहाँ मेंशन करके बताया भी था कि इस एरिया से हमें जो बीड भी हमें उसी डायल, हाँ, इट वाज वेस्ट, ठीक है, इट वाज हेयर ओनली, ठीक है, ज़्यादातर हमें लिटरेचर उस डायलेक्ट में देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वेसेक्स वाला जो हमारा एरिया था वहाँ की जो डायलेक्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 1362, ठीक है, जो इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच एंड लैटिन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड द कोर्ट। 1425 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड। अच्छा, हुआ क्या, अभी ये जब नॉर्मन्स हमारे आए यहाँ पर पे, इनकी लैंग्वेज क्या थी? इनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, ठीक है। जो ब्रिटेन में जो लोग रह रहे थे उनकी कॉमन जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। और लैटिन का इन्फ्लुएंस हम देखते ही आए हैं लैटिन का इन्फ्लुएंस क्यों रहा है ब्रिटेन के ऊपर? क्योंकि रोमन एम्पायर ने काफ़ी टाइम उन्हें रूल किया है, तो हम लैटिन का इन्फ्लुएंस हमें हमेशा देखने को मिलता है। इवन मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो बीड है हमारे, ठीक है, ओरिजिनली वो हमारे लैटिन में ही लिख रहे थे, तो लैटिन का इन्फ्लुएंस तो था ही ब्रिटेन के ऊपर, ठीक है। अभी फ्रेंच जो है वो काफ़ी टाइम तक ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। हम जानते हैं कि लैंग्वेज किसी भी सोसाइटी में सबसे पावरफुल टूल होता है किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करने का, ठीक है, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की लैंग्वेज, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जो नॉर्मन थे उनका ये दिखाने का तरीका था, ठीक है, कि वी आर रूलिंग यू, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच थी। जितने भी ऑफिशियल हमारा जो भी काम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, वो सिर्फ फ्रेंच में हो रहा था। और जो कॉमन लोगों की हमारी लैंग्वेज थी दैट वाज इंग्लिश, ठीक है। तो एक ये इंग्लिश और फ्रेंच का एक फ्यूजन भी हमें आगे सोसाइटी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि ये 1362 में होता है जब फ्रेंच को इंग्लिश रिप्लेस करती है, ठीक है। और ये 1425 में एक स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश की हमें देखने को मिलती है। अच्छा, नॉर्मन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश, ठीक है। एक बार हम लैंग्वेज की अगर हमने बात करी है कि लैंग्वेज एक बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ओवर 10,000, ठीक है, फ्रेंच वर्ड्स अडोप्टेड। हम जानते हैं कि इंग्लिश में, इंग्लिश को अगर आप एज अ लैंग्वेज देखते हो, ठीक है, तो इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। संस्कृत में के वर्ड्स आपको उसमें मिलेंगे, फ्रेंच के वर्ड्स आपको उसमें मिलेंगे, लैटिन के वर्ड्स आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो इट शोज, ठीक है, कि 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो फ्रेंच वर्ड्स थे वो इंग्लिश में मर्ज किए गए, ठीक है, इतने अडोप्ट किए गए फ्रेंच वर्ड्स, ठीक है, रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड मोर। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ऑब्वियसली वही उन्हीं वर्ड्स की नेसेसिटी थी, ठीक है, वही वर्ड्स हमारे फ्रेंच से बोरो किए गए। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामर, चेंजेस इन सिंटेक्स, ऑब्वियसली क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री थी, उसको एक अच्छी फॉर्म देने के लिए, ठीक है, सिंटेक्स में चेंजेस किए गए, सच एज इंक्रीज यूज ऑफ
एडजेक्टिव्स विथ नाउन्स। अच्छा, आज आप जो देखते हैं सेक्रेटरी, जनरल, मैं बोल दूं जनरल, एक सेकेंड, सेक्रेटरी जनरल, आज हम एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेंड चला था कि इट्स अ नाउन, ठीक है, और इट्स एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आप यूज जानते होंगे, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को फ्लारी बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमने बात करी एंग्लो सैक्सन एज की कि उनकी जो लैंग्वेज थी वही बहुत रूडिमेंट्री थी, ठीक है, बहुत हार्ड लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज का वो लोग यूज़ करते थे, तो वहाँ एडजेक्टिव्स का तो कोई काम था ही नहीं, ठीक है। तो एंग्लो नॉर्मन्स, जो ये नोबल मैन का जो क्रिएचर जो हमारे लेके आते हैं एक ट्रेडिशन, ठीक है, फिर हम अगर हम बात करें कि उनके जो कल्चरली वो रिच थे, ठीक है, वो उसका इंट्रोडक्शन जब यहाँ पर होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि लैंग्वेज और फ्लारी होने लगती है। कैसे कि एडजेक्टिव्स का यूज़ हमारी एंग्लो सैक्सन एज की जो लैंग्वेज थी उसमें बढ़ जाता है। और ये जो सेक्रेटरी जनरल, जो आज ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मन इन्फ्लुएंस की वजह से यूज़ करते हैं। इंग्लिश जो हमारी वहाँ से डेवलपमेंट इंग्लिश का जो शुरू हुआ, ठीक है, वो नॉर्मन्स की वजह से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइक ये पहली जो स्पेलिंग्स होती थी, आप देखेंगे शुड को कैसे लिखा गया है, SCOLDE, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वीन, CWEN, ठीक है, तो ये चेंजेस शुरू हुए और अच्छा ट्रांसफॉर्म किया गया, क्वीन को क्वीन ऐसे लिखा जाना शुरू किया गया, स्कोल्डे, ठीक है, इसको शुड। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हम बियोवुल्फ पढ़ने की कोशिश भी करें, ठीक है, हम उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाएंगे, इवन दो वो इंग्लिश ही है लैंग्वेज, बट हम उसको आज नहीं समझ सकते क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश ने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है, एंग्लो नॉर्मन एज से, राइट, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी डिस्कस किया, न्यू फॉर्म्स हमारी इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि पहले क्या था, एपिक ट्रेडिशन, बियोवुल्फ इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है, सिर्फ यही उस टाइम चलता था, लेकिन उसको किसने रिप्लेस किया, रोमांसेस ने, ठीक है। नाइट्स की स्टोरीज जो हमारी हैं वो उस टाइम पर ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। राइमिंग कपलेट, राइमिंग बिकेम पॉपुलर, मैंने अभी बताया, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि राइमिंग कपलेट्स का इंट्रोडक्शन, ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइमिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। आगे हम पोइट्री पढ़ेंगे, ठीक है, राइमिंग के बिना, ठीक है, कुछ हमारी पोइट्री आगे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। इतना इतना एक डिसाइडिंग फैक्टर है राइमिंग्स, तो वो कब इंट्रोड्यूस होती है ये भूलना नहीं है, वो हमारी एंग्लो नॉर्मन एज में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो राइमिंग हमारी यहाँ पॉपुलर हो गई, क्या रिप्लेस किया उसने, एलिटरेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात करी थी सेक्युलर लिटरेचर की, लास्ट स्लाइड में मैंने कहा था कि पहले हमने देखा कि एंग्लो सैक्सन एज में भी, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट हमारे कितने फेमस थे, ठीक है, और रिलीजन का इम्पैक्ट एक सोसाइटी पे हमेशा बहुत ज़्यादा रहता ही है, ठीक है। तो एकदम से वो रिलीजियस जो लिटरेचर था वो सेक्युलर लिटरेचर में चेंज हो जाना, ठीक है, वो क्या फैक्टर्स रहे थे। तो इसमें जो चीज़ हमें इसके ईयर्स भी आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, दैट इज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 1167 एडी में, ठीक है, हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, एंड 1209 एडी में हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इससे होता क्या है, वहाँ के जो करिकुलम में कुछ क्लासिकल राइटर्स हमारे ऐड किए गए, क्लासिकल राइटर्स फॉर एग्जांपल प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कंपल्सरी वहाँ पर रखे गए, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डिवाइनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो जब ये हमारे करिकुलम में वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया तो इससे हुआ क्या कि लोगों ने बाइबल, ठीक है, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ठीक है, उनको पढ़ना शुरू किया। पहले उसकी पावर सिर्फ किसके पास थी? जो क्लर्जीमैन थे हमारे चर्च में। चर्च जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, ठीक है, वो किसी लैटिन लैंग्वेज में अगर लिखे गए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन तब तक हमारा नहीं आया था, ठीक है, तो वो कौन पढ़ रहा था उनको? सिर्फ, ठीक है, जो एजुकेटेड लोग थे, जो चर्च में लोग थे। पहले लोग एजुकेशन के लिए सिर्फ कहाँ जाते थे? चर्च में जाते थे, क्योंकि तब तक कोई यूनिवर्सिटी हमारी स्टैब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है, तो लोगों के पास उतना स्कोप नहीं था जो चर्च में उन्हें बताया जाता था, ठीक है। आगे हम चौसर में देखेंगे, इसी चीज़ पे चौसर का सटायर है, ठीक है, जो चर्च में हमारा करप्शन, इसके बाद क्योंकि पावर हमारी सिर्फ चर्च के पास थी उस टाइम, ठीक है। तो जब ये यूनिवर्सिटीज़ हमारी इस्टेब्लिश हुई, इससे हुआ क्या कि लोगों ने हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उस टाइम के, ठीक है, जो बाइबल थी, उन्हें पढ़ना शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने वो जो नॉलेज थी उसे डिसेमिनेट करना शुरू किया, ठीक है। तो एक अवेयरनेस आई लोगों के पास। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चर्च हमें जो बता रहा है वो ही सही है, ठीक है, हमने खुद वो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, वी गेट टू नो दैट कि क्या लिखा है, क्या उस चीज़ का मतलब है, ठीक है, हमें क्या बताया जा रहा है, वो चीज़ एक्चुअल में है क्या। वो लोगों ने उस चीज़ के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन उन्हें समझ आने लगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। इसी वजह से यहाँ पर ही डिबेट कल्चर हमारा शुरू हो जाता है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में एक डिबेट कल्चर शुरू हुआ, और वो डिबेट कल्चर हमें आगे पोइट्री के फॉर्म में भी दिखेगा। इसी में आगे हम पढ़ेंगे कि उस डिबेट कल्चर से निकलती हुई एक पोइट्री भी हमारी लिखी गई। तो इट शोज़ कि उस टाइम पर डिबेट कल्चर कितना प्रैक्टिस किया जा रहा था उस सोसाइटी में, ठीक है। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है पूरे लिटरेचर को सेक्युलर बनाने में, नॉट ओनली सेक्युलर बनाने में, नॉलेज डिसेमिनेट करने में, ठीक है, चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने में। इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, बट ये चीज़ हमें भूलना नहीं है, ठीक है, स्पेशली इनके ईयर्स वो नोट करके रखने हैं, ठीक है, उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये नेक्स्ट हमारा आ जाता है वही डिबेट फॉर्म, न्यू लिटरेरी स्टाइल इमर्ज्ड एग्जाम्प्लीफाइड बाय, ये हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में, द आउल एट द नाइटिंगेल। इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन भी आया है, अभी हम देखेंगे कि क्या हमारा उसमें क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यही है, ठीक है, डिबेट फॉर्म हमारी वहाँ से शुरू हुई, ठीक है, एक सेक्युलर लिटरेचर हमारा आया, समझ गए होंगे, ठीक है, अभी बताया यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, आंख बंद करके किसी चीज़ को फॉलो करने के बजाय लोग उस चीज़ को समझने लगे थे, ठीक है, उस चीज़ को पढ़ने लगे थे। एक सेक्युलर जो हमारा लिटरेचर है वहाँ से शुरू होता है, सेक्युलर पोएम्स, द आउल एंड द नाइटिंगेल, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोएम है, इसके बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एक बेसिक समरी, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आउल होता है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं इस स्लाइड में और नेक्स्ट स्लाइड में, वो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए मैंने वो याद ही रखने हैं, भूलना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है आउल, ठीक है। आउल रिप्रेजेंट मोनेस्टिक लाइफ एंड रिलीजियस पोएट्री, ठीक है। मोनेस्टिक लाइफ, एक मोंक की तरह, एक साधु संत की तरह आप अपना जो लाइफ है वो जियो, ठीक है, उस तरीके से रहो। आउल हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। नाइटिंगेल क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबलाइजेस सेक्युलर लाइफ एंड अमोरस पोएट्री, ठीक है, कि आराम से जियो, चिल करो, ठीक है। ये कौन कहता है? हमारा नाइटिंगेल, कि चिल करो, मजे करो, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा, ये याद रखना, भूलना नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। आउल हमारा सिंबलाइज करता है, ठीक है, एक मोनेस्टिक लाइफ, ठीक है, और नाइटिंगेल हमारा क्या? एक सेक्युलर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है क्वेश्चन किसी नेट सेट या किसी एग्जाम में बना भी हो, ठीक है, वो है फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिबेट फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर। ये पहला एग्जाम्पल है किसी भी डिबेट फॉर्म में कोई भी पोएट्री का, इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। तो ये इसलिए खुद में, जब भी किसी चीज़ के आगे कोई फर्स्ट लग जाता है, कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उस फैक्ट को आप
भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें मोस्ट प्रोबेबली या तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, नेट या सेट में, या आगे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी डिबेट फॉर्म का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके ये की कुछ की पॉइंटर्स हैं। ये कब लिखा गया? अराउंड 1200 AD, ठीक है। किसने लिखा था वो हमें पता नहीं है, ठीक है, अनोनिमस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हमारे लिखे गए हैं। नेक्स्ट है किस फॉर्म में लिखा गया है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, ठीक है, राइमिंग कपलेट्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। ऑक्टोसिलेबिक उसी राइमिंग कपलेट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, सिलेबस में, ठीक है। ऑक्टो में 8 हमारे सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। ये इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि आउल एंड द नाइटिंगेल में किस फॉर्म में वो पोएट्री लिखी गई है, ठीक है। तो दैट इज ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, ये आपको भूलना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है कि जब कोई भी डिबेट होती है, ठीक है, तो दो लोग अपने पॉइंट्स रखे होते हैं, वो डिबेट करते हैं, एक या कोई पैनल या कोई एक इंसान उनको जज करता है। तो यहाँ अगर डिबेट हो रही है तो उनको जज कौन करेगा? ठीक है, निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड। गिल्डफोर्ड एक जगह का नाम था, उस जो उनको जज कर रहे थे उनका नाम क्या था? निकोलस, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि उनको जज कौन कर रहा था, ठीक है। तो इनको बार बार बुलाया जाता है बीच बीच में, ठीक है, उनको समझा जाता है कि इज मोस्ट वर्दी टू जज देयर डिबेट, ठीक है। तो निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड, ठीक है, वो हमारी इनकी डिबेट को जज करने के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इसकी एंडिंग क्या होती है? ठीक है, मैंने बियोवुल्फ के टाइम में ही बताया था कि कोई भी अगर आपकी फेमस पोएट्री है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पोएट्री है नेट के पर्सपेक्टिव से, तो उसकी एंडिंग आपको पता होनी चाहिए, उसका एंड सीन क्या था ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज कि इसमें कोई रिजोल्यूशन ही नहीं आता है लास्ट में। विच फॉर्म ऑफ लाइफ इज बेटर? दोनों लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लड़ झगड़ तो नहीं रहे, बेसिकली डिबेट कर रहे हैं, बट उस डिबेट में कौन डिबेट जीतता है? कोई नहीं जीतता, कोई रेजोल्यूशन ही नहीं हो पाता है उस चीज़ का कि कौन सी लाइफ बेटर है। तो ये शो क्या किया गया है कि दोनों हमारे जो लाइफ है, ठीक है, उनके प्रोज एंड कॉन्स वो लोग उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स उस पोएट्री में पूरे में उन्होंने शेयर किए गए हैं, बट किसी को भी बेस्ट नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी रेजोल्यूशन एंड में नहीं आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लेना, लिख लेना, भूलना नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्युलर पोएम्स में, ठीक है। तो बात आती है ये भी हमारी एक, मतलब जैसे बियोवुल्फ, ठीक है, एंग्लो सैक्सन एज में है कि उसकी समरी, उसकी डिटेल, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेम एंग्लो नॉर्मन एज में हमारे पास सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ठीक है, कि इसमें आपको बेसिक, आपको डिटेल समरी पता होनी चाहिए कि कब क्या हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें आए, क्यों हुआ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में भी हमारे, ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं सर ग्वेन की, कि सर ग्वेन है कौन, ठीक है। तो एक आपने नाम सुना होगा किंग आर्थर का। हु वॉज किंग आर्थर? किंग आर्थर एक माना जाता है कि एक एंग्लो सैक्सन एज के एक रूलर थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में, किस एज से थे? माना जाता है एंग्लो सैक्सन एज रूलर थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कि ये एक फिक्शनल भी नहीं, द राइट वर्ड वुड बी माइथोलॉजिकल, एक माइथोलॉजिकल फिगर इनको समझा जाता है। माइथोलॉजिकल फिगर क्या होता है? विच इज पार्ट ट्रूथ, ठीक है, एंड पार्ट फिक्शन, ठीक है। आप वो पूरा सच भी नहीं है, ठीक है, वो पूरा फिक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इनको एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर समझा जाता है, ठीक है। किंग आर्थर का रेफरेंस आगे आपको अल्फ्रेड टेनिसन के वर्क्स में भी, आइडल्स ऑफ द किंग्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मोर्टे दे आर्थर, ठीक है, मेलरी एक वर्क लिखेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि किंग आर्थर का इन्फ्लुएंस आपको पूरे ब्रिटिश जो आगे आप लिटरेचर पढ़ने वाले हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो ये समझना जरूरी है कि किंग आर्थर कौन थे। किंग आर्थर एक एंग्लो सैक्सनीज रूलर थे, ठीक है, जिनको एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर समझा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि इनकी एक राउंड टेबल थी,
जो बहुत फेमस थी, उसमें 12 नाइट्स थे, ठीक है। वो 12 नाइट्स 12 डिफरेंट डिफरेंट वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। हर नाइट के अंदर अपना एक वर्च्यू था, ठीक है। और जो हमारे किंग आर्थर है, माना जाता है कि उनमें, ठीक है, ये सारे वर्च्यूज थे, ठीक है। ये उनकी राउंड टेबल एक थी जिसमें उनके 12 नाइट्स बैठते थे, ठीक है। हर नाइट एक वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। ये हमारी हो गई। इनमें एक विजर्ड थी, इनमें कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, इनकी स्वर्ड, ठीक है, उसका नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नेट में आया है, ठीक है, ज़ेबुलर, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक विजर्ड, विजर्ड इज काइंड ऑफ अ जादूगर, ठीक है, उसका नाम था मर्लिन, ठीक है। अब आया कि अच्छा ये तो ठीक है, बट हम ये यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? द रीजन इज सर ग्वेन इज वन ऑफ द 12 नाइट्स ऑफ हिज राउंड टेबल, ठीक है। जो उनके राउंड टेबल थी उसी के एक नाइट है सर ग्वेन, ठीक है। वहीं से इनका रेफरेंस लिया गया है सर ग्वेन का। और आगे भी हमारे ऐसे कई सारे वर्क्स आएंगे जिनमें जो उनके 12 नाइट्स हैं या खुद ब खुद किंग आर्थर का उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए समझना जरूरी था कि किंग आर्थर कौन थे, ठीक है। ही इज ए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, ये हमें याद रखना है। सबसे पहले की पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ये हमें आगे आगे प्रैक्टिस में लाना है अभी, ठीक है। यहीं से हम इसको प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। अब हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, ठीक है, तो एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि सेटिंग क्या है। सेटिंग फॉर एग्जाम्पल किस जंग है, वो कोई भी स्टोरी अगर स्टार्ट हो रही है किस जगह स्टार्ट हो रही है। आगे जब हम विक्टोरियन एज तक जाएंगे, ठीक है, जेन ऑस्टन, जब उसमें हम नॉवेल्स की बात करेंगे तो उनसे क्वेश्चन ही इस टाइप के बनते हैं कि नॉवेल की सेटिंग क्या है, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिस में लाना है कि किसी भी वर्क की सेटिंग क्या है। ये हमें ऑटोमेटिकली, अगर हम खुद भी अपने नोट्स बना रहे हैं या खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी बुक से अगर हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमें देखना है कि अगर कोई भी वर्क इंपॉर्टेंट है तो हम उसे सर्च करें और पता करें कि उसकी सेटिंग क्या रही है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग क्या है? न्यू ईयर्स ईव फीस्ट एट कैमलोट, ठीक है, आर्थर्स कोर्ट। कहाँ से ये चीज बिगिन होती है? किंग आर्थर के कोर्ट से, ठीक है, न्यू ईयर पे, ठीक है। अच्छा, अभी हम वहां से शुरू करते हैं। ये एक बेसिक समरी, ठीक है, मैंने दी है इसकी। यहां से शुरू करते हैं। ग्रीन नाइट अराइव्स एट कैमलोट एंड चैलेंजेस किंग आर्थर टू पार्टिसिपेट इन अ बीहेडिंग गेम, ठीक है। ग्रीन नाइट एक आता है, ग्रीन नाइट क्या बोला, पूरा ग्रीन कलर में है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। इसकी आपको, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसकी आपको एक एनिमेटेड समरी या समथिंग ऐसा भी कुछ मिल जाएगा, अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम पिक्टोरियल मेमोरी से ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा आपको डिफिकल्ट वर्क लगे कि इसकी डिटेल्स हमें याद रखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके एनिमेटेड वीडियोज़, ठीक है, यूट्यूब पर मिल जाती हैं, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इजीली उन चीज़ों को, ठीक है, याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन नाइट जो आते हैं, ठीक है, किंग आर्थर के कोर्ट में, ठीक है, और आके वो उन्हें चैलेंज करते हैं एक बिहेडिंग गेम में, ठीक है। क्या होता है? ग्वेन टेक्स द चैलेंज इंस्टेड। ग्वेन बिहेड्स ग्रीन नाइट बट इट डज नॉट किल हिम, ठीक है। सर ग्वेन जो होते हैं, ठीक है, वो उस चैलेंज को ले लेते हैं। चैलेंज क्या होता है कि हमारा ग्रीन नाइट जो होते हैं वो आके कहते हैं कि मैं एक एक्स से काइंड ऑफ, ठीक है, मैं आपको एक ब्लो दूंगा, ठीक है। फिर उसको एक्सेप्ट कौन करता है? सर ग्वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? ग्वेन अराइव्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, अब वो ब्लो उनको दे देते हैं बट वो सर्वाइव कर जाते हैं, इट डज नॉट किल हिम, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर तुम बच गए, मैं जो ये ब्लो दूंगा अपनी एक्स से, ठीक है, अगर तुम इससे बच गए तो तुम 1 साल बाद, ठीक है, आगे यू कैन डू द सेम, ठीक है। तो जो हमारे सर ग्वेन होते हैं वो उसको सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अब 1 साल बाद की जर्नी चलती है, ठीक है,
सेकंड पार्ट हमारा इसका आता है, 1 साल बाद की जर्नी चलती है, अब 1 साल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अब सर ग्वेन हमारे दोबारा, उन्होंने वर्ड दिए है उनको, ठीक है, तो वो दोबारा अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, वो जा रहे हैं वहां पर पे। ओ सो सॉरी, आई सेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। पहला जो ब्लो देते हैं ना ग्वेन हमारे देते हैं, वो कहते हैं कि तुम मुझे मारो, ठीक है, सो सॉरी आई, ठीक है, फॉरगॉट इट, ठीक है। सर ग्वेन बीहेड्स ग्रीन नाइट, कि तुम पहले मुझे मारो, ठीक है, और फिर मैं तुम्हें मारूंगा 1 साल बाद, ठीक है। तो पहले सर ग्वेन हमारे जो ग्रीन नाइट है उसे ब्लो से हिट करते हैं, ठीक है, अपने एक्स से, ठीक है, बट वो सरवाइव कर जाते हैं। तो अब सर ग्वेन को अपना प्रॉमिस फुलफिल करने जाना है कि अब जो हमारे ग्रीन नाइट है वो सर ग्वेन को हिट करेंगे, ठीक है। दैट वाज द समरी। नेक्स्ट अब क्या होता है, अब ग्वेन की जर्नी स्टार्ट होती है क्योंकि उन्होंने उनको वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। हमें पता ही है जो किंग आर्थर की राउंड टेबल के जो हमारे लोग हैं उन वो एक एक वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो वर्च्यूस उनका कैरेक्टर है। तो वो अब अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उनसे जो हमारे ग्रीन नाइट है उनसे ब्लो लेने के लिए, ठीक है, वो जाते हैं दोबारा, ठीक है। ग्वेन अराइव्स एट बर्टिलक्स कैसल एंड मीट्स बर्टिलक एंड हिज वाइफ। अच्छा, रास्ते में क्या होता है, अब वो जर्नी उनकी चल रही है, ठीक है, तो एक बर्टिलक कैसल है, वो वहां पर रुक जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए। वहां कौन होता है, बर्टिलक एंड हिज वाइफ। ग्वेन एंड बर्टिलक मेक अ बार्गेन दैट दे विल एक्सचेंज द डेज कैच विद ईच अदर। वो लोग क्या आपस में, ठीक है, फन गेम्स काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि पूरे दिन में जो मेरी कमाई होगी, ठीक है, वो मैं तुम्हारे साथ एक्सचेंज करूंगा, ठीक है, और जो तुम्हारी कमाई होगी, जो भी पूरे दिन में तुम्हें मिला होगा, ठीक है, वो तुम मेरे साथ शेयर करना। फिर क्या होता है, न्यू ईयर डे आ जाता है, ठीक है। ग्वेन वियर्स द गिर्डल ऑफ इमोर्टैलिटी एंड हेड्स टू द ग्रीन चैपल, ठीक है। ही फाइंड्स द ग्रीन नाइट देयर हु स्ट्राइक्स ग्वेन बट लेटर आई थिंक आई बीच में आई कंप्लीटली forgot it, ठीक है। Gwen prepares to leave Camelot and look for the Green Knight. He puts his armor, prepares his horse and starts his journey, ठीक है। यहाँ से ये ब्लो वाला हमारा सीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सीन वॉज कि वो प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, हॉर्स पे वहाँ जाने के लिए। थर्ड में वो बर्टिलक कैसल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ उनको बर्टिलक और उनकी वाइफ मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये इन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि जो भी हमारी कमाई होगी पूरे दिन की वी विल एक्सचेंज इट, ठीक है। द नेक्स्ट 3 days में क्या होता है, फॉर द फर्स्ट 2 days लेडी बर्टिलक किसेस ग्वेन, ठीक है, जो सर ग्वेन होता है लेडी बर्टिलक उनको किस करती है, ठीक है। ग्वेन किसेस हर बैक बट डजंट अलाउ मोर, ठीक है। ऑन द थर्ड डे शी गिव्स अ ग्रीन गिर्डल दैट मेक्स अ पर्सन इमॉर्टल। ग्वेन डज नॉट रिवील इट टू द होस्ट, ठीक है। ये अब वो तो जो बर्टिलक थे उनके साथ तो ये प्रॉमिस उन्होंने किया था कि जो भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है, आई विल गिव यू बैक, ठीक है, बट वो ऐसा करते नहीं है। अब शी गिव्स हर अ ग्रीन गिर्डल ऑफ इमोर्टैलिटी, उससे ग्रीन नाइट से बचने के लिए वो उनको एक गिर्डल, एक वेस्ट पे एक पहना जाता है, वो उनको देती है उससे बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, ग्वेन वियर्स द गिर्डल ऑफ इमोर्टैलिटी एंड हेड्स टू द ग्रीन चैपल। ही फाइंड्स द ग्रीन नाइट देयर हु स्ट्राइक्स ग्वेन बट लेटर फॉरगिव्स हिम। इट टर्न आउट टू बी द होस्ट बर्टिलक, ठीक है। लास्ट में पता लगता है कि जो बर्टिलक थे, जो होस्ट थे, वो और कोई नहीं खुद ग्रीन नाइट थे, ठीक है, और वो उनका टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ही वाज जस्ट टेस्टिंग हिज वर्च्यूज, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, ग्वेन एंड ग्रिंगोलेट हेड बैक टू आर्थर्स कैसल। दे कट ऑन द नेक सोर्स एंड ही वियर्स द गिर्डल एज अ सिंबल ऑफ शेम, ठीक है। ग्वेन इज सेलिब्रेटेड अपॉन हिज रिटर्न, ठीक है। ये यहाँ पे गिर्डल एज अ सिंबल ऑफ शेम, क्योंकि जब उनकी वाइफ, उनको बर्टिलक की वाइफ ने जब किस किया होता है, ही डज नॉट टेल हिम, ठीक है, बल्कि उनके बीच में प्रॉमिस जो हुआ था दैट वाज कि जो भी होगा, ठीक है, वी विल एक्सचेंज इट विद ईच अदर, बट वो उनको बताते नहीं है। तो वो उनको एज अ सिंबल ऑफ शेम उस गिर्डल को पहने रखते हैं। ग्वेन एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द ग्रीन गिर्डल टू द कोर्ट। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, ठीक है, इसीलिए इसके बीच में यहाँ पे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। इसको सिंपलेस्ट वे है इसको याद रखने का, या तो कोई एनिमेटेड इसकी एक 4 से 5 मिनट की, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो इसकी कोई देख लो। अगर वो भी नहीं देखनी है तो इसके सिंपल कैरेक्टर्स, ये मैंने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया है,
ठीक है, या तो हो कि इसके कैरेक्टर्स याद रख लो, ठीक है, बर्टिलक उनकी वाइफ डिस्गाइज में थी, ठीक है, जो सॉरी जो बर्टिलक थे वो डिस्गाइज में थे, ठीक है, ग्रीन नाइट के, ठीक है, वो उनके टेस्ट कर रहे थे उनके वर्च्यू को, ठीक है, ये इसका एक बेसिक प्लॉट है, ठीक है, कि जो सर ग्वेन है उनके वर्च्यू को टेस्ट करने के लिए ये पूरा हाँ प्लान किया जाता है, ठीक है, तो ये ही इस पूरी स्टोरी में है। ये अब अगर इसको ज़्यादा डेप्थ में कहीं से पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये है कंफ्यूजिंग, ठीक है, तो इसको इसके कैरेक्टर्स याद रखने हैं, इसकी सेटिंग याद रखनी है, इसकी ये बेसिक एक थीम याद रखनी है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो ये क्या हुआ है इसमें, ठीक है। अगर ये चैलेंज क्या देता है, द ग्रीन नाइट प्रपोजेज अ बिजार गेम इन्वॉल्विंग एन एक्स लो, ठीक है, वही अभी हमने डिस्कस करा, जर्नी ग्वेन फेसेस ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, टेस्टिंग इज शिवलरी एंड ऑनर, ठीक है, जब उनकी वाइफ बर्टिलक की वाइफ जब उनको किस कर रही होती है, ठीक है, तो वो उनकी शिवलरी और ऑनर को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो ग्रीन नाइट होते हैं वो टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग टेम्पटेशंस उनको देके, ठीक है, उनके वर्च्यूज को टेस्ट किया जा रहा है, तो यही है, ठीक है, इतना ही हमें याद रखना है, इसको ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें, वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, और जो मेन पॉइंट्स है वो हम भूल जाएंगे, ठीक है, और इसकी समरी में और डीप नहीं घुसना है, इतनी एक बेसिक प्लॉट लाइन इन मोर देन इनफ है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, सेक्युलर लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने आउल एंड द नाइटिंगेल हमने पढ़ा, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट हमने पढ़ा, तो उसी में हमारे 3 वर्क्स और आते हैं, ठीक है, पर्ल, प्योरिटी और क्लीनलीनेस, ठीक है, नेक्स्ट इज पेशेंस, ठीक है। पर्ल पोएम में क्या होता है, ये एक ड्रीम विजन में है ये पोएम, फर्स्ट ड्रीम विजन पोएम कौन सी है, हमने जो एंग्लो सेक्सन एज वाली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, बताओ, अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में उसको मेंशन करो कि कौन सा फर्स्ट वर्क कौन सा था जो हमारे ड्रीम विजन की फॉर्म में लिखा गया था, एंग्लो सेक्सन एज वाली क्लास में हमने वो डिस्कस किया है, द ड्रीम ऑफ द रूट, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट हमें पोएम देखने को मिलती है, ठीक है, जो ड्रीम विजन में है। एलिगरी क्या होता है, हाँ, जब अगर मैं बात करूं गुड डीड्स की, ठीक है, तो स्टेज पे अगर इफ शी इज अ फीमेल, ठीक है, हर नेम विल बी गुड डीड्स, वो खुद गुड डीड्स बन के वहाँ जाएंगी, एंड पूरी कॉन्वर्सेशन किसी और नाम से नहीं हो रही होगी, ठीक है, उनका नाम ही होगा कि मैं गुड डीड्स हूँ, मैं अच्छे काम करती हूँ, पूरे जो उनका चलेगा पूरा, ठीक है, तो वो उस पर सब अच्छे काम करती हुई दिखाई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो गुड डीड है, ठीक है, तो ये होता है एलिगरी की फॉर्म में, ठीक है, ये एलिगरी की फॉर्म इसमें क्यों दी गई है, ठीक है, क्योंकि पर्ल पर्ल अगर हम नाम की बात करें ना, ठीक है, पर्ल बिकम्स अ सिंबल ऑफ पैराडाइज, ठीक है, तो पर्ल उनकी बेटी जो होती है उसका नाम पर्ल होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है, एक फादर है, ठीक है, उनकी बेटी की डेथ हो गई है, ग्रीविंग फादर, ठीक है, वो बैठ के अपने बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है, फिर उनको एक सपना आता है, ठीक है, उसमें वो पूरी स्टोरी हमारी रन करती है, उसके बारे में उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही हमें याद रखना है कि एक ड्रीम विजन है, ठीक है, एलिगरी है इसमें, ठीक है, एक ग्रीविंग फादर है, ठीक है, उनकी डॉटर का नाम क्या है, पर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक प्रोलॉग है, व्हाट इज द प्रोलॉग, डू यू हैव एनी आइडिया, हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, एक प्रोलॉग उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, फिर उसके बीच में डायलॉग्स है, ठीक है, और देन जो एंड में आता है, ठीक है, दैट इज एपिलॉग, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोलॉग, डायलॉग एंड एपिलॉग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्योरिटी की, ठीक है, ये एक डाइडेक्टिक पोएम है, डाइडेक्टिक क्या होती है पोएम, हाँ, डाइडेक्टिक वो होती है जो हमें लास्ट में, कोई भी अगर हम डाइडेक्टिक पोएम की बात करें, कोई भी डाइडेक्टिक पोएम हमें एक लास्ट में एक मोरल लेसन सिखा रही होगी, ठीक है, कुछ अच्छा हमें करने के लिए बता रही होगी, तो इट्स डाइडेक्टिक पोएम ऑन प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल, ठीक है, तो ये हमें मोरल लेसन इसमें मिलता है कि कैसे हमें अपने सोल को प्योर रखना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को प्योर रखना चाहिए, ठीक है। इसमें बाइबल के
बहुत सारे एपिसोड्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए, ये मोरल लेसन देने के लिए। बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है उससे काफ़ी सारे एपिसोड्स उठा के इस स्टोरी में, इस पोइट्री में उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। किस फॉर्म में? एलिट्रेशन। ऑब्वियसली एलिट्रेशन खत्म तो नहीं हुआ था, इट जस्ट की राइमिंग कपलेट्स भी हमारे इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है। तो इसमें एलिट्रेशन का ये सारे फैक्टर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम क्या होता है? एनी आइडिया? अच्छा, एग्जाम्पलम हमारा एक लिटरेरी टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? जब आपको एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में कोई मोरल लेसन दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पलम, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड्स आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पलम का मतलब क्या होता है? ये हो सकता है एग्जाम में दे दे, ठीक है, कि क्या ये एक एग्जाम्पलम है, ठीक है। तो ये लिटरेरी टर्म्स पता होने हमें ज़रूरी हैं, ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पलम कुछ बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको कोई स्टोरी, ठीक है, बताई जाती है। नेक्स्ट इज पेशेंस, ठीक है। होमिलेक्टिक पोएम, ठीक है। होमिलेक्टिक पोएम क्या होती है? कोई आइडिया? ये भी एक लिटरेरी टर्म है हमारा। जो सत्संग वगैरह हमारे होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे एक गुरु हैं, ठीक है, वो कोई चीज़ आपको प्रीच कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमिलेक्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है यूजिंग द स्टोरी ऑफ जोना एज अ एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये जो स्टोरी ऑफ जोना है इसको यूज़ किया जाता है एज एन एग्जाम्पल, उसको कुछ आपकी स्टोरी आगे, ठीक है, बताने के लिए या कुछ मोरल लेसन या जो भी देने के लिए, ठीक है। ये 530 लाइंस में है और इसकी बिब्लिकल थीम्स है। ऑब्वियसली जो स्टोरी ऑफ जोना है वो हमें पता ही है, ठीक है, बाइबल से उठाई हुई है, ठीक है। तो इस पूरी जो हमारी पोएम है इसमें एक बिब्लिकल थीम है, ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये नोट कर लो, नोट करके लिख लो, ठीक है। इन्हीं यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पढ़ने के लिए आप किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन का मतलब यही होता है कि जितना हमारे एग्जाम में रिलेवेंट हैं, ठीक है, हम उसके वो फैक्टर्स को याद रखें जो हमें एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा। प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है, हो सकता है इसकी स्टोरी के बीच में से ही आ जाए, ठीक है, बट चांसेस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम अगर कोई चीज़ में जितना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, उससे उसके आने के चांसेस उतने ज़्यादा हों, ठीक है। तो हमें वो फैक्टर्स याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो यही फैक्टर्स हैं। आने को कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश लिटरेचर में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि यहाँ से आएगा या यहाँ से नहीं आएगा, कोई भी नहीं कर सकता। बट द थिंग इज कि हम वो चीज़ श्योर पढ़ के रखें, उन चीज़ों को याद रखें, ठीक है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मेंशन है जितने भी पॉइंट्स, उन्हें हमें भूलना नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ज़रूरी है। समझ में आया इतना? अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात करा था कि कुछ हिस्ट्रीज भी लिखी जा रही थी, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन एज में। हिस्ट्री क्या? सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, अच्छा, जॉफ्री ऑफ, पहले हम यहाँ से बात, चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रूटस, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ एनियास। एनियास के सन थे ब्रूटस, ठीक है। ब्रूटस से बोलते हैं कि आगे जाके जो ब्रिटेन है, जैसे हम एंगलैंड से इंग्लैंड बना, ठीक है, ऐसे किंग ब्रूटस के नाम से ब्रिटेन बना, ठीक है। ये इसमें पूरी जो किंग ब्रूटस हैं, ठीक है, उनकी हिस्ट्री को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। एक एरिस्टोक्रेटिक क्रॉनिकल है। एरिस्टोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? एरिस्टोक्रेसी, हाँ, किंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। रिकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑब्वियसली पूरे ब्रिटेन की हिस्ट्री इसमें कवर की गई है। हीरोइक डीड्स एंड शिवलरस आइडियल्स ऑफ किंग्स एंड नाइट्स, एरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड है, किंग्स, नाइट्स, ठीक है, इन सब की हिस्ट्रीज, इन्होंने जो भी हीरोइक डीड्स किए हैं, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, जो उन्होंने अचीव की हैं अपने टाइम पे, उनको इसमें मेंशन किया गया है। फिर आगे हमारे 3 वर्जन्स आते हैं, मोनमाउथ्स, वेस एंड लेमोन्स, ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं, किस फॉर्म में लिखे गए हैं, इस पे क्वेश्चन बने हैं, बन सकते हैं, ठीक है। लास्ट 2-3 ईयर्स से नहीं बन रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आगे नहीं बनेंगे। नेट को अपना पैटर्न चेंज करने में नहीं लगता टाइम, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट आता है जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, ठीक है। कौन थे जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ? ही वॉज अ
वेल्श स्कॉलर, ठीक है, एंड अ बिशप, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा, प्लीज ये इस पे फोकस करना, ठीक है, और ये याद रखना अच्छे से, स्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, ठीक है। ये कब लिखा, 1136 एडी में। किस फॉर्म में लिखा गया था, प्रोज या पोएट्री, ठीक है, प्रोज की फॉर्म में। लैंग्वेज क्या थी इसकी, लैटिन। इनमें से एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। स्टोरिया रीगम ब्रिटानिया क्रोनोलॉजी में आपको डाल के दिया जा सकता है, ठीक है, उसको क्रोनोलॉजी के लिए आपको अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। इसका ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये किस ईयर में लिखा गया है, ठीक है। लैंग्वेज, ठीक है, यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट इट, ठीक है, ये प्रोज की फॉर्म में हमारा लिखा गया है, ठीक है। हिस्ट्री फ्रॉम ब्रूटस टू किंग आर्थर, कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री इसमें कवर की गई, किंग ब्रूटस टू किंग आर्थर, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम चले वेस। उन्होंने हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया लिखा था, इन्होंने क्या लिखा, रोमान दे ब्रूट, ठीक है। कब लिखा, 1156 एडी में, ठीक है। किस लैंग्वेज में, फ्रेंच। वो किस लैंग्वेज में था, लैटिन में, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ मॉनमाउथ ब्रूट, जो जॉफ्री मॉनमाउथ ने जो ब्रूट लिखा था उसी का ये एक फ्रेंच ट्रांसलेशन था जो वेस ने किया था, ठीक है। नाम क्या दिया था उसको, रोमान दे ब्रूट, ठीक है। वो प्रोज फॉर्म में था, ये किस में था, वर्स फॉर्म में, ठीक है। लाइंस कितनी थी, 14,866 लाइंस, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बन चुका है क्या, सबसे पहले आर्थर की राउंड टेबल का मेंशन कहाँ होता है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। फर्स्ट टू मेंशन आर्थर्स राउंड टेबल एंड आर्थर्स स्वॉर्ड एक्सेल्वर, ठीक है। सबसे पहले राउंड टेबल और उनकी स्वॉर्ड का मेंशन कहाँ हुआ था, ठीक है, रोमान दे ब्रूट में हुआ था, ये उनकी स्वॉर्ड का नाम है, ठीक है। ये भूलना नहीं है, रोमान दे ब्रूट जो वेस ने लिखी थी, जो फ्रेंच ट्रांसलेशन था किसका, जो जॉफ्री मॉनमाउथ ने ब्रूट लिखा था उसका, ठीक है। ये वर्स फॉर्म में था, 14,866 में लाइन थी, ठीक है। फर्स्ट टू मेंशन आर्थर्स राउंड टेबल एंड आर्थर्स स्वॉर्ड, ठीक है। इसके अदर सोर्स लॉस्ट फ्रेंच एपिक ऐसा माना जाता है क्योंकि इसमें किंग आर्थर का मेंशन है, ठीक है, उनकी राउंड टेबल का मेंशन है, तो ऐसा माना जाता है कि एक लॉस्ट फ्रेंच एपिक था मर्लिन नाम से, ठीक है, जो लिखा था रॉबर्ट दे बोरोन ने, ठीक है। वहां से भी पहला तो इसका डायरेक्ट सोर्स हो गया जॉफ्री मॉनमाउथ का ब्रूट, ठीक है, उसकी एक ट्रांसलेशन इन्होंने की है, लेकिन दूसरा इसका अदर सोर्स माना जाता है कि रॉबर्ट दे बोरोन ने एक फ्रेंच एपिक लिखा था, ठीक है, जो अब लोस्ट है मर्लिन के नाम से, वहां से भी सोर्स इसका लिया गया है। ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म वर्स में लिखी गई है, ठीक है, तो राइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी तो ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम आए, ठीक है, फिर आते हैं हमारे लेमन, ठीक है, एक इंग्लिश प्रीस्ट थे, एक स्कॉलर थे, ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम, ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड थे, जॉफ्री मॉनमाउथ से। ये किससे इंस्पायर्ड थे, इनसे, ठीक है। इन्होंने 1200 एडी में लिखा, इन्होंने अगेन ये प्रोज में लिखा, ठीक है। ही ऑल्सो रोट रोमान दे रो, ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी इन वर्ड्स फॉर्म, ये इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गॉट इट, ठीक है। तो जो हमारा एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर है उसमें ये ब्रूट्स भी लिखे गए, ठीक है, हिस्ट्रीज कवर की गई उसमें, ठीक है, किंग्स की, ये भी एक मेजर पार्ट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमांसेस की, ठीक है। हम जानते हैं, ठीक है, हमने अभी बात की, ठीक है, कि एंग्लो नॉर्मन एज में रोमांसेस लिखे जा रहे थे, ठीक है। तो इसको रोमांसेस को सबसे पहले 4 नहीं, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। किसने डिवाइड किया गया था, जीन बॉडेल ने, ठीक है। ये अगेन ऐसा पॉइंट है कि भूलना नहीं है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आते हैं तो आते हैं, ठीक है, इनमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ सोच लोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ है। ये ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं कि या तो वो आते हैं,
ठीक है, या वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो रोमांसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किसने किया था? जेन बॉडेल ने, ठीक है। 3 पार्ट्स में, अब देखेंगे कौन कौन से 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या था? मैटर ऑफ फ्रांस, ठीक है। इनको डिवाइड करने का क्या मतलब था, ठीक है, चलो यहां से लेके चलते हैं। फर्स्ट इज मैटर ऑफ फ्रांस, ठीक है। इसमें जो चार्ल्स मार्टेल का जो कैरोलिनियन एम्पायर था, ठीक है, उसके बारे में इसमें मेंशन है, ठीक है। एपिक्स एंड अर्ली रोमांसेस बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ चार्लेमैग्ने चार्ल्स द ग्रेट, ठीक है। चार्ल्स द ग्रेट जो हमारे एक रूलर थे, ठीक है, उनकी पूरी उनकी लाइफ के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और एपिक्स उनको लेके लिखे गए हैं, वो सारा कहाँ आता है? कहने का ये मतलब है कि चार्ल्स द ग्रेट, चार्ल्स द वन, चार्ले मैग्ने जिनको बोला जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी स्टोरीज होंगी वो मैटर ऑफ फ्रांस में कैटेगराइज की गई, ठीक है। ये कैटेगरी है हमारी अलग अलग। नेक्स्ट क्या आता है? एपिक पोएम्स, द चांसन द जेस्टे, ठीक है, और द सॉन्ग्स ऑफ हीरोइक डीड्स, ठीक है। इसमें और ये क्वेश्चन है, चांसल दे रोलांड किसका पार्ट है? ठीक है, ये मैटर ऑफ फ्रांस का पार्ट है। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, बट द क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है, कि चांसल दे रोलांड, ठीक है, चांसन्स दे जेस्टे, ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये मैटर ऑफ फ्रांस का पार्ट है, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच डायलेक्ट में ये लिखी गई है, याद रखना है। डायलेक्ट्स पूछे जाते हैं स्पेशली इन एरियाज से, एंग्लो सेक्सन से, एंग्लो नॉर्मन से, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच डायलेक्ट में लिखी गई है, इरेगुलर लेंथ में लिखी गई है। ये सारे पॉइंट्स जो भी यहाँ मेंशन है वो अपने नोट्स में लिख लो, उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है, ताकि उन चीज़ों को भूलो मत। क्वेश्चन इन इस पोर्शन से बहुत इजी आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स रिलेटेड आते हैं, ठीक है। अगर वो याद है तो उसमें आप मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। नहीं याद होंगे तो वो रह जाएगा, ठीक है। बट पूछा इन्हीं कुछ चीज़ों से जाना है, ठीक है, कुछ इसमें अलग से नहीं आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आता है मैटर ऑफ ब्रिटेन। मैटर ऑफ ब्रिटेन में ऑब्वियसली मैटर ऑफ ब्रिटेन की बात है तो किंग आर्थर तो होंगे ही, ठीक है। तो ऐसे आप एसोसिएट करके इन चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है, कि मैटर ऑफ ब्रिटेन, अच्छा ठीक है, किंग आर्थर से रिलेटेड जितनी भी स्टोरी होंगी वो तो ऑब्वियसली इसमें होंगी। किंग आर्थर एंड हिज कोर्ट इंक्लूडिंग टेल्स ऑफ ब्रूटस, ऑब्वियसली, ठीक है, ब्रूटस से ब्रिटेन पढ़ा है, ठीक है, कॉमन सेंस अपनी वहाँ एक लगाओ, ठीक है। ब्रूटस एंड किंग ईयर गॉर्बोडॉक एंड सिम्बेलिन, ठीक है, इन सब की स्टोरीज हमारी कहाँ आती है? मैटर ऑफ ब्रिटेन में, ठीक है। सोर्स ऑफ जोफ्री ऑफ मॉनमाउथ, जोफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने जो अपना ब्रूट लिखा था उसका सोर्स कहाँ से लिया था उन्होंने? ठीक है, क्या क्या इंक्लूड्स? काउंसलर मर्लिन, ठीक है, आर्थर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ रोम, राउंड टेबल नाइट्स, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो मैटर ऑफ ब्रिटेन में, ठीक है, अगर हम देखें ऊपर ऊपर से तो क्या उसमें इंक्लूड है? मेनली किंग आर्थर और किंग ब्रूटस, ठीक है। इसमें कौन थे? चार्ल्स द मैग्ने, ठीक है, चार्ल्स द मैग्ने, चार्ल्स द ग्रेट, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखनी है इन चीज़ों को लेके, कि थोड़ा अगर कंफ्यूज करके भी अब कुछ वर्क में दे दूँ उसमें किंग आर्थर का अगर मैं मेंशन करके देखूँ तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम जवाब दे सकते हैं कि वो मैटर ऑफ ब्रिटेन में होगा, ठीक है, इंक्लूड होगा। तो वो हो सकता है थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर फैक्ट्स आपको क्लियर हैं तो आप उन चीज़ों के जवाब दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मैटर ऑफ रोम, ठीक है, थर्ड पार्ट जो हमारा जेन बॉडेल ने दिया था। क्लासिकल टेल्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन एम्पायर्स, इसके कुछ फेमस वर्क्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है ये सब चीज़, ठीक है, एक दो बार देखोगे याद रहेगा, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा। श्योर नहीं है कि इन्हीं से ही पूछा जाएगा, बट ये फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। तो एक हमारी सबकॉन्शियस में इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना जरूरी है कि हाँ, ठीक है, रोमन दे अलेक्जेंडर, ठीक है, रोमन दे एनियास, रोमन दे थेबिस, ठीक है, बेर्नार्ड द सेंटे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग, ठीक है, बट ये वर्क्स जो थे वो हमारे मैटर ऑफ रोम में इंक्लूड किए गए थे। अच्छा, जब अब बात आती है कि जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था जीन बॉडेल ने, तो हमने वहाँ 4 पार्ट्स या 4th पार्ट यहाँ पे क्यों ऐड किया है, ठीक है। तो सो द थिंग इज कि इनिशियली जेन बॉडेल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेटर, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा
फोर्थ पार्ट बनाया गया, दैट इज मैटर ऑफ इंग्लैंड। तो जो क्लासिफिकेशन हमारी जेन बॉडेल ने दी थी उसमें सिर्फ 3 पार्ट्स ही थे, ठीक है, मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ रोम, ठीक है। ये जो हमारा फोर्थ पार्ट ऐड हुआ है ये बाद में जाके ऐड हुआ है, जो कि कुछ लिटरेरी जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने ऐड किया है। इसमें क्या क्या आता है, फोकस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज एंड गुडनेस एज वर्च्यू। इसके कुछ फेमस वर्क्स ये हैं, इनके नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो जीन वॉडल ने इनिशियली ये भी अगर इस ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनिशियली 3 पार्ट्स में ही क्लासीफाई किया था, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ कि कुछ लिटरेरी स्कॉलर्स ने जो इंग्लैंड है हमारा, मैटर ऑफ इंग्लैंड, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पिरिचुअल लिटरेचर में, ठीक है। स्पिरिचुअल लिटरेचर उस टाइम पे लिखा जाने लगा था, ठीक है। इनमें ये 2 फीमेल राइटर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज जूलियन ऑफ नॉर्विच, इनका यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। ये इनका बर्थ ईयर, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि राइटर्स हमारे फीमेल राइटर्स हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज करना पड़े तो कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। आपको एक ये सब चीज़ें रटनी नहीं है ये, ठीक है। इट जस्ट कि बार बार अपने नोट्स पढ़ोगे, उनमें ईयर्स मेंशन कर रहे हो, ठीक है। अपने नोट्स भी जब भी अभी भी बना रहे हो, आगे भी बनाओगे, उनमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क है, हो सकता है मैं यहाँ उसका ईयर मेंशन करना भूल जाऊँ, ठीक है। आप गूगल पे उसको सर्च करो, ठीक है। अपने नोट्स में उस वर्क के साथ उसका ईयर लिखो, ठीक है। रटना नहीं है, बट अपने नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, 2 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है, तो वो एक सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। कि आपके जब ऑप्शंस आएंगे ना तो आपको सबकॉन्शियसली पता होगा कि अच्छा इसके साथ मैंने ये वाला ईयर लिखा था, ठीक है। तो ईयर्स की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी जरूरी है ईयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जूलियन ऑफ नॉर्विच 1342 टू 1461, ठीक है। डिवाइन मिस्टिक एंड सेंट, ठीक है, हमारी ये थी। डिवाइन रेवल्यूशन सेम एज कैडमोन, कैडमोन के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्हें डिवाइन उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में, ठीक है, गॉड खुद आए, उन्होंने मुझे लिखने के लिए बोला, ठीक है। तो ये डिवाइन रेवल्यूशन उनको भी कैडमोन की तरह ही आते थे, ठीक है। उन्होंने क्या वर्क लिखा है ये, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन खुद बता रही है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय अ फीमेल, ठीक है। अब से पहले एंग्लो सेक्शन में हमें कोई फीमेल राइटर मिली नहीं है, इवन तो हो सकता है लिखा हो किसी ने, ठीक है, बट क्योंकि हाँ हमें पता नहीं है, उनके श्योर राइटर हमें नहीं पता है, ठीक है। कई सारे वर्क्स ऐसे भी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो किसने लिखे हैं, ठीक है। तो हो सकता है, बट ये हमें पता है, ठीक है, कि वो जूलियन ऑफ नॉर्विच ने लिखा है। क्या नाम है बुक का, रेवलेशन ऑफ डिवाइन लव, 1395, और ये प्रोज में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज मार्जरी कैंप, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा, द बुक ऑफ मार्जरी कैंप 1438, ठीक है। फर्स्ट स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश, ठीक है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन्होंने अपनी लिखी है, ठीक है। तो दोनों के आगे फर्स्ट लग गया है, ठीक है। और मैंने फिर बताया था जिस भी चीज़ के आगे फर्स्ट लग जाता है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूलना नहीं है। ये पूरा एक सरकास्टिक टोन में लिखी गई है ये, ठीक है। और नैरेट्स हर जर्नी एंड प्रेजेंस थ्रू की बिब्लिकल इवेंट्स, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है तो उन्होंने कुछ बिब्लिकल जो रेफरेंसेस हैं उनको भी इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। और माना जाता है कि जूलियन ऑफ नॉर्विच और मार्जरी कैंप मिले भी, मतलब मिले थे वो लोग आपस में, ऐसा नहीं था कि शी वॉज राइटिंग समवेयर एल्स एंड शी वॉज राइटिंग समवेयर एल्स, वो मिले हैं आपस में, ठीक है। सो ये 2 हमारी फीमेल ऑथर्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, इनके ये की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इस पीपीटी में मैंने जितने भी की पॉइंट्स दिए हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके नोट्स बना लो, ठीक है, उन्हें लिख लो अपनी नोटबुक में और उन्हें रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें चलें, ठीक है, तो कवर हो गया है हमारा पूरा, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर हमने उसमें रोमांसेस पढ़े, ठीक है, हमने उसमें हिस्ट्री पढ़ी,
ठीक है, ब्रूट्स पढ़े, ठीक है, स्पिरिचुअल हमने लिटरेचर पढ़ा, हमने उसमें डिबेट कल्चर देखा कि कैसे इमर्ज हुआ और उसने लिटरेचर को कैसे इम्पेक्ट किया, ठीक है, नॉर्मन्स के कॉन्क्वेस्ट का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, ठीक है, हमारे जो फ्यूडल सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ब्रिटिश सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने आज की क्लास में कवर किए हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे इस पूरे एज के, ठीक है, वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। उनके जो की पॉइंट्स थे वो भी मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस पूरी जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है, इसको एक बार और देखना, ठीक है। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी थी, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ठीक है, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लास को दोबारा देखोगे, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है, वो तब इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। हो सकता है अभी थोड़ा इस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट एक बार और क्लास को पूरा देख लोगे तो उस चीज़ को आप कंप्लीटली समझ जाओगे। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे, उनका वही पूरी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि उस एज के चौसर के अलावा जो और बाकी राइटर्स थे उनके भी हम इम्पोर्टेंट वर्क्स उस पूरी क्लास में हम डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्लास हमारी एज ऑफ चौसर के बारे में होने वाली है। तो अगर कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू।